Hello students, how are you? Good morning all of you. Hope everyone is fine. So let's we start our next video is a part 4 of the chapter number 10, changes in art, literature and architecture. This is the last video for the chapter, and after this I will send a PDF in a question answers and a short and long question answers. Okay, so don't waste your time. Let's start the video. And yesterday was the topic the changes in a art section. In a art section, we just read out the painting, theater, music, dance. And today's the topic is changes in architecture. In a British period, 19th and early or of the 20th century, what type of the changes in architecture? And let's we read in the first chapter, first paragraph. And please, again I repeated, hold the pencil and underline the difficult words and difficult lines and most important lines. Okay, so start. The canonical rule had an impact on Indian architecture also. The canonical rule. What is the meaning of the canonical? Canonical means connected with or belonging to the country that कंटेंट टू अनदर कंट्री. एक कंट्री जब दूसरे कंट्री के ऊपर अपना जो है वो कंटेंट कर लेती है, उसको पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लेती है, उसकी सारी चीजों का रूल कर लेती है, दीज आर कॉल्ड द कॉलोनियल रूल. तो ऐसे रूल्स को हम लोग बोल सकते हैं कॉलोनियल रूल्स. तो कॉलोनियल रूल्स जो होते हैं मीन्स जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर पूरा अपना शासन करना शुरू कर दिया. तो जितने भी इंडिया के आर्किटेक्चर, डांस, लिटरेचर, आर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें जो होती हैं वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग होती चली गई. तो इट मीन्स आर्किटेक्चर सेक्टर में भी अगर देखा जाए तो आर्किटेक्चर में भी बहुत सारे चेंजेसमेंट हुए. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जैसा उनके ब्रिटिश में या इंग्लैंड में जैसी सारी चीजें होती थी, जैसा वहां के लोगों को ब्रिटिशर्स को जो चीज अच्छी लगती थी, तो उन्होंने आर्किटेक्चर फील्ड में भी इंडिया में सारी चीजों को चेंजमेंट करना शुरू कर दिया. इट मीन्स द कॉलोनियल रूल स्टार्टअप कर दिया इन इंडिया. एंड थ्रू द पुर्तगीज एंड डच एंड द फ्रेंच also had an influence of the Indian architecture. The British made a last impact on it. First of all, पुर्तगीज हमारे कंट्री में सबसे पहले पुर्तगीज आए, then after Dutch, then after French. And after the पुर्तगीज, Dutch and French के बाद में जो आपका मेन इन्फ्लुएंस पड़ा इंडियन आर्किटेक्चर पे, एंड लास्ट इन्फ्लुएंस इज मेड ऑफ द ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स लास्ट इम्पैक्ट सबसे ज्यादा इंडियन आर्किटेक्चर में किसने डाला? ब्रिटिशर्स ने. And the various institutional, civic and the utilitarian buildings such as the rest house, college, museum, railway station, post offices exhibit the colonial impact. सारी चीजों पे उन्होंने अपना colonial impact डालना शुरू कर दिया. Just like a rest houses and colleges and museum, railway stations, post office. Rest houses is the houses where out of the city, and the British officer used to take a rest and get enjoy for your rest offices. Okay, and some Indian princes built their palaces in a European style. कुछ इंडियन प्रिंस ने भी जब ब्रिटिशर्स की जितनी भी आपकी अडॉप्टेशन है उसको एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने भी अपने पैलेसेस का जो स्ट्रक्चर बनाया वो यूरोपियन स्टाइल में ही बनाया. The princes are of बीकानेर, हैदराबाद, कोल्हापुर वर some among them. ये 3 प्रिंसेस उसमें इंक्लूड किए गए, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रिंसेस हैं जिन्होंने यूरोपियन स्टाइल को अडॉप्ट किया. The British showed a growing interest in Indian architecture after 1858. 1858 में ब्रिटिश ने इंडिया में अपने आर्किटेक्चर्स के लिए इंटरेस्ट जो है वो शो ऑफ करना शुरू कर दिया. Since they wanted the Indians to sell them a successor of the Mughals and also wished to assert themselves as the new rulers, they constructed grand and magnificent building like Mughals. उन्होंने ब्रिटिशर्स ने भी सोचा कि जैसे मुगल्स जो है वो मोस्टली अपने फाइन बिल्डिंग, फाइन आर्ट के लिए जाने जाते थे. आपने देखा होगा कि जितने भी मुगल एम्परर के जितने भी फोर्ट है, जितने भी पैलेसेस हैं, आज उस समय टूरिस्ट प्लेसेस बन चुके हैं. लोग वहां जाते हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए. तो इट मीन्स हम लोग ये समझ सकते हैं कि मुगल टाइम पे
सारी चीजें जितने भी फाइन आर्ट है उस पर बहुत ज्यादा फोकस्ड किया जाता था। तो ब्रिटिशर्स ने भी ऐसे स्टाइल अपना जो अडॉप्ट किया कि जैसे मुगल्स की हम लोग फाइन आर्ट के लिए आज भी जानते हैं, ऐसे ब्रिटिशर्स ने भी स्टार्ट किया कि जैसे मुगल्स की ने अपनी बिल्डिंग्स को जो है वो अपने अकॉर्डिंग बनवाया, वह इसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने भी ऐसी से जो है एडॉप्टेशन को एक्सेप्ट किया। एंड फॉर द इंटेंस दे द commemorated the peak of the British Empire India by the building the famous Victoria Memorial in Calcutta। ब्रिटिश एम्पायर में अगर इंडिया की बिल्डिंग बनाई गई तो सबसे फेमस बिल्डिंग उसमें कौन सी रही? विक्टोरिया मेमोरियल, विच इज सिचुएटेड इन कैलकाटा। सो अंडरलाइन दिस वर्ड, द विक्टोरिया मेमोरियल इज इन कैलकाटा। इट्स प्लान वाज लेट डाउन बाय अ renowned architect सर विलियम इमर्सन। अंडरलाइन दिस लाइन ऑल्सो। इसका जो प्लान बनाया गया था वो बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था सर विलियम इमर्सन, उन्होंने ही उसका प्लान बनाया था। एंड इट्स फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाय द प्रिंस ऑफ वेल्स इन 1906। और इसकी जो फाउंडेशन के जो स्टोन था, यानी जब हम लोग कोई मॉन्यूमेंट या कोई चीज न्यू बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी स्टार्टअप करने के लिए, उसके फाउंडेशन को स्टार्ट करने के लिए एक स्टोन लगाते हैं। एक स्टोन का मतलब इसको बोल सकते हैं कि पहले स्टार्टिंग करते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन की। तो वो कंस्ट्रक्शन के जो है विक्टोरिया मेमोरियल का सबसे पहले किसने किया था? फर्स्ट स्टोन इज प्लेस्ड इन द प्रिंस ऑफ वेल्स इन 1906। अंडरलाइन दिस लाइन। एंड इट्स कंस्ट्रक्शन टुक 15 ईयर। 15 ईयर में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हुआ था। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय किंग एडवर्ड इन 1921। और इसका जो इनॉग्रेशन है वो किंग एडवर्ड ने किया 1921। अंडरलाइन दिस ऑल्सो। तो इट मीन्स आप समझ सकते हो कि विक्टोरिया मेमोरियल को सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बनाया। उसका जो प्लान था वो सर विलियम इमर्सन ने किया। उसका जो फाउंडेशन का फर्स्ट स्टोन था वो प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया। और उसका जो कंस्ट्रक्शन 15 ईयर्स में कंप्लीट हुआ और उसका इनॉग्रेशन जो है वो किंग एडवर्ड ने किया। तो इट मीन्स विक्टोरिया मेमोरियल से रिलेटेड कितने सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स हम लोगों को पता चल गई। सो अंडरलाइन दिस, विक्टोरिया मेमोरियल के सारे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। So British influence of the Indian architecture is quite obvious in various cities and buildings and constructed during the British period। इस तरीके से इंडियन आर्किटेक्चर को ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग आर्किटेक्ट करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश पीरियड में उन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए। एंड द न्यू दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास आर सम एग्जांपल ऑफ द सिटीज बिल्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में बहुत सारी चीजें बनाई गई जिस in New Delhi, Bombay and Madras। Bombay means Mumbai and Madras means Chennai, जो nowadays we are called as Chennai। तो इन सारे कंट्रीज, इन सारी सिटीज में ब्रिटिश टाइम पे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए गए और इंडियन आर्किटेक्चर को हटा के उन्होंने ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। द बिल्डिंग ऑफ दीज सिटीज शोज द इंडो-सेरेनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये सारी बिल्डिंग जो है वो इन सारी सिटीज में इंडो-सेरेनिक स्टाइल से बनाई गई। What is the Indo-Saranic? Which was the synthesis of Hindu, Islamic and the European style। Indo-Saranic means a structure which is the combined and which is the combination of Hindu, Islamic and the European। ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना, ऐसा कंस्ट्रक्ट करना किसी चीज को जिसमें हिंदुओं की भी रिलीजन से जुड़ी हुई बहुत सारी आर्ट्स मिक्स हो, बहुत सारी इस्लामिक चीजों से भी जुड़ी हुई बहुत सारी आर्ट मिक्सअप हो एंड यूरोपियन स्टाइल को भी उसमें अडॉप्ट किया जाए। तो इंडो-सेरेनिक स्टाइल मीन्स द मिक्सर ऑफ द हिंदू, इस्लामिक एंड यूरोपियन। ओके, सो अंडरलाइन दिस लाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडो-सेरेनिक स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चर विच वॉज द सिंथेसिस ऑफ हिंदू, इस्लामिक एंड यूरोपियन स्टाइल। ओके, सो फिनिश द चैप्टर। एंड ये जो आपका पैराग्राफ में लिखा हुआ मेंशन है केस स्टडी द बॉम्बे एंड मद्रास, जस्ट रीड आउट, इसको अपने हाथ से रीड आउट कर लेना एंड अंडरलाइन दीज लाइंस। बहुत सारी लाइंस इसमें अंडरलाइन करने के लिए है। जस्ट लाइक दिस, अगर शॉर्ट में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो आपको एक बार बता दे रहे हैं। इफ यू टॉक अबाउट बॉम्बे, अगर हम लोग बॉम्बे की बात करें तो इन 19th सेंचुरी, बस सिर्फ अंडरलाइन करना, बॉम्बे इमर्ज्ड एज अ मेजर कॉमर्शियल स्टेट। बॉम्बे में सबसे ज्यादा कॉमर्शियल चीजें आज भी होती है, कॉमर्शियल स्टेट के नाम पे वो जाना जाता है। कॉमर्शियल स्टेट मतलब जहां से हम लोग कॉमर्स बहुत करते हैं। कॉमर्स का मतलब कि बहुत सारा अर्निंग, बहुत सारा वहां पे एम्प्लॉय लोग जो है, फैक्ट्रीज है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, कोई भी वहां पे बेरोजगार नहीं रहता है। तो अभी भी हम लोग बात करें तो आपने देखा होगा कि मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारा काम है लोगों के करने के लिए, बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत बड़े बड़े
बिजनेसमैन वहां से लीड अप करते हैं, वहां से सारी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इजीली होती है अदर कंट्रीज में। एंड देयर आर 3 फैक्टर्स विच इज मेड इज पॉसिबल। 3 फैक्टर्स क्यों थे वहां पर के लिए? द फर्स्ट वॉज स्टार्ट द फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन बिटवीन द बॉम्बे एंड थाने इन ईयर 1853। पहला वहां पे क्या था, अंडरलाइन करो, कि सबसे पहले मुंबई में ही यानी सॉरी बॉम्बे में ही फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन निकाली गई थी, बॉम्बे टू ठाणे। ठाणे एक वहां का, जैसे यहाँ पे हमारे एक सिटी है, एक ऐसी वहां पे एक जगह है। इन ईयर 1853 इंडिया में सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम बम्बई टू ठाणे जो है वो पहली बार जो है वो रेलवे लाइन जो डाली गई थी, और 1853 में। एंड द सेकंड तीसरी चीज क्या है बॉम्बे में, कॉमर्शियल सेंटर वो क्यों है? सेकंड थिंग इज द स्टेप राइज टू एक्सपोर्ट द कॉटन फ्रॉम बॉम्बे टू इंग्लैंड फॉलोइंग द आउटब्रेक ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर इन 1861। 1861 के बाद में जो है वो सबसे ज्यादा वो है कॉटन का जो एक्सपोर्ट किया गया वो बॉम्बे टू इंग्लैंड किया गया, यानी बॉम्बे से ही सारी चीजें इंग्लैंड में जाती थी कॉटन से रिलेटेड, इसलिए सेकंड थिंग ये है। सो अंडरलाइन दिस लाइन ऑल्सो। एंड थर्ड वाज द ओपनिंग द स्वेज कैनल इन द ईयर 1869। स्वेज कैनल का इनॉग्रेशन हुआ, ओपनिंग हुई। कैनल शॉर्टेंड द रूट ऑफ बिटवीन द बॉम्बे टू इंग्लैंड, रिड्यूसिंग द टाइम टेकन टू विजिट बिटवीन देम। अगर इंडिया से किसी को इंग्लैंड जाना है तो वो क्या करे, बॉम्बे जाए, बॉम्बे से सीधे स्वेज कैनाल से वो सीधे इंग्लैंड जा सकता है, बहुत टाइम सेविंग की जगह है। इसलिए इन ब्रिटिशर्स ने ये 3 चीजों वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट था कि रेलवे लाइन फर्स्ट थी, दूसरा क्या था कि कॉटन का एक्सपोर्ट ज्यादा अच्छे से होता था बॉम्बे टू इंग्लैंड, और थर्ड थिंग क्या थी, स्वेज कैनाल जो थी वहां पर थी, जिससे बहुत इजिली जो है वो ब्रिटिशर्स अपने इंग्लैंड अपनी कंट्री में जा सकते थे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड बिल्डिंग इन बॉम्बे इज द रिजल्ट ऑफ द कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। वहां पे बहुत सारी, क्योंकि मोस्टली वहां पर जो है वो ब्रिटिशर्स रहा करते थे अपनी, उन्होंने बिल्कुल कैपिटल बना रखा था, कैपिटल के लिए कॉमर्शियल चीजों को यूज करते थे, इसलिए वहां पे बहुत सारी चीजें उन्होंने आर्किटेक्चर में भी की। द टाउन हॉल डिजाइन द थॉमस काउपर was constructed in 1833. The grand building of the Bombay High Court was built in the Fuller, and the Flora Fountain which was built in a central Bombay in 1860. सब अंडरलाइन करते जाइएगा। It is decorated the beautiful statue. It's deprived the name of the figure of Roman goddess Flora. फ्लोरा जो है वहां की रोमन गॉडेस है, उनके नाम पर एक टेम्पल बना, एक चीज बनाई गई जिसको बोला गया फ्लोरा फाउंटेन के नाम पे एक फाउंटेन बनाया गया। एंड द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस अर्लियर नोन एज द विक्टोरिया टर्मिनस, पहले उसको विक्टोरिया टर्मिनस बोला जाता था, अब उसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो गया है। ये भी वहां पे बिल्ड किया गया इन 1880 में। दिस रेलवे टर्मिनस इट इज अ टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ इंडो सैरानिक आर्किटेक्चर, हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड बाय द यूनेस्को। यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व की धरोहर बना दिया है, ठीक है, क्योंकि वो टर्मिनस जो है वो किस पे बना है, इंडो सैरानिक आर्किटेक्चर पे। अभी मैंने बताया था इंडो सैरानिक आर्किटेक्चर, जिसमें हिंदू, इस्लामिक और यूरोपियन कंट्री की आर्किटेक्चर का मिक्सअप होता है। दीज आर कॉल्ड द इंडो सैरानिक आर्किटेक्चर। क्लियर? The Prince of the Wales Museum was built in the 20th century. Now it serves as the fine example of Indo-Saracenic architecture. प्रिंस ऑफ वेल्स का म्यूजियम भी वहां पर 20th सेंचुरी में बनाया गया था, ये भी इंडो सैरानिक आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। Another outstanding building of 20th century is the Gateway of India. Gateway of India सभी ने नाम सुना होगा। And it was made the mark as a visit of the ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ इन 1911 में जब वो आए थे तब उन्होंने ब्रिटिश गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया था। अंडरलाइन दिस लाइन ऑल्सो। एंड द फील्ड ऑफ द म्यूजिक विटनेस द न्यू डेवलपमेंट अंडर द स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। वहां पे अगर म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात की जाए तो म्यूजिक डिपार्टमेंट एंड म्यूजिक फील्ड इज ऑल्सो इंक्रीज्ड एंड इम्प्रूव्ड ऑल्सो। द वेस्टर्न म्यूजिक वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन चर्च एंड देन द म्यूजिक स्कूल्स। सबसे पहले चर्च में वेस्टर्न म्यूजिक स्टार्टअप हुआ, देन आफ्टर म्यूजिक स्कूल्स भी सबसे पहले बॉम्बे में ही स्टार्टअप हुए। एंड अराउंड द मिड 19th century सर जे स्कूल आर्ट ऑफ द established in order to impart quality education is fine art galleries became the public places for displaying the painting. The Prince of Wales and art gallery was one such art gallery. It was
established the mark crown princes the visit the Bombay in the year in 1905. ये सारी चीजें अंडरलाइन कर लेना. बॉम्बे इज द अर्लियर 20th century developed as a major center of cinema. सबसे पहले सिनेमा में सभी पता है. Films and their music became a very popular. Present days Mumbai is the highest crowded and the congested city. Multi-story building are commonly found in structure which is seen to the dominate the city. अब सारी चीजें मुंबई के बारे में बताई गई. देयर आफ्टर मद्रास के बारे में अगर हम लोग टॉक आउट करते हैं तो द सिटी ऑफ मद्रास डेवलप्ड फ्रॉम सम विलेज विच आर द लोकेटेड इन दिस साइट. अगर विलेज की वहां पे बात करें तो वहां पे बहुत सारे ऐसे विलेज हैं जिनको उन्होंने डेवलप्ड कर दिया. मद्रास, जिसको हम लोग चेन्नई बोलते हैं. द ईस्ट इंडिया कंपनी बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न डेज मद्रास. फोर्ट सेंट जॉर्ज अर्लिएस्ट ब्रिटिश फोर्ट इन इंडिया. सबसे बड़ा वहां पे फोर्ट है ब्रिटिश का, अर्लियर बहुत बड़ा फोर्ट है. एंड वॉज द बिल्ट इन 1640. वहां पे अंडरलाइन करो. द प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ मद्रास grew around the fort, and during the British period a large number of Indo-Saracenic monuments are constructed in the city. यहाँ पर भी Indo-Saracenic monuments बहुत सारे बनाए गए. And there are the numerous old buildings such as the National Art Gallery, the Connemara Public Library and Museum Theatre located near the Madras Museum. ये सारी चीजें वहां पर बनाई गई. The Museum Theatre is a unique semi-circular building having the semi-circular shape पे चीजें बनी हुई हैं. Underline these line. And among the other outstanding building, Madras Presidency College of Egmore Railway Station, Chennai High Court and Ripon Building, which the House of Chennai Municipal Corporation and the Chepuk Cricket Stadium, ये सारी चीजें वहां पर बनाई गई. And the Madras also emerged as the center of music and dance. In 1927, the Indian National Congress organized All India Music Conference in the city. यहाँ पर इंडिया की नेशनल कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज किया था ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन सिटी, मद्रास सिटी में. अंडरलाइन दिस. एंड द कॉन्फ्रेंस लेड टू द establishment of the an academy that was to help the course of music since its inception in 1928. The academy has been organizing music festival. The classical dance of Bharatnatyam was promoted by the Rukmani Devi अरुणडाले. ये अंडरलाइन कर लेना. भरतनाट्यम अभी हमने इसके पहले भी आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो में. शी स्टार्टेड अ स्कूल कॉल्ड द कला क्षेत्र. उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया मद्रास में भी जिसका नाम था कला क्षेत्र आउटसाइड द सिटी ऑफ मद्रास. प्रमोटेड द इंडियन म्यूजिक एंड अदर आर्ट्स और सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा स्कूल है. And Madras was once known as the Garden City, but like other the metropolitan cities, it was also become a crowded and the crowded. ये सिटी आज भी बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटीज में काउंट होती है. बहुत अच्छे गार्डन हैं मद्रास में. इससे रिलेटेड ब्रिटिशर्स ने, आप देखा होगा ब्रिटिशर्स की बात करें तो आर्किटेक्चर फील्ड में ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छा काम किया और इंडो सैरामिक्स सारी कल्चर्स को मिक्सअप करके सारे बहुत अच्छे मॉन्यूमेंट्स बनाए जो आज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल है, बहुत ज्यादा फाइनेस्ट है, ब्यूटीफुल है. लोग वहां पे टूरिस्ट की तरह घूमने जाते हैं और आज भी वो मॉन्यूमेंट्स, आज भी वो जो बिल्डिंग्स हैं वो उतनी ही जो है वो बहुत अच्छी लगती हैं देखने में. क्लियर? सो फिनिश द चैप्टर फिनिश हो गया है. सो नाउ वी स्टार्ट द सम एक्सरसाइजेस इन दिस वीडियो. टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स. And next, answer in brief and answer in the detail. We just give your PDF form. Okay. So now we start our correction. Tick the correct option, filling the blanks and true false. I write in a right answer. So if you have any problem, if you have any type of the problem, you just write in your comment box. Okay. Okay. Now we start the tick the correct option. The first is the Neel Darpan was a play written by a Deen Bandhu Mitra is the right answer. And second is the Lakshminarayan Shastri popularized the dance form of the Kuchipudi. And third is the Victoria Memorial in Calcutta was planned by the architect is answer is Sir William Emerson. And number 4, the one of the earliest general the Amrit Bazar Patrika was published in Bengal. Okay, so correct tick the correct options is completed. ये आपके right answers मैंने लिखे हैं. Okay, and next is the filling the blanks. Filling the blanks is the first is the Asiatic Society was established in Calcutta in
1784. Okay, 1784 is the first filling the blanks answer. And second is the Keshav Vasu wrote in Marathi. And number third, the name of Raja Ram Mohan Rai generals was Samvad Kaumudi. Okay, the name of Raja Ram Mohan Rai generals was Samvad Kaumudi. Okay, and the filling the blanks, fourth option is the Tilly Kettle, the British painter, was hired by the Nawab of Awadh, and the Raja Ravi Verma was famous painter of South India. India ऑलरेडी लिखा है, बीच में आपको केवल मर्ज करना है यहाँ पे South. And last is the write true or false against the following statement. First is the Kathakali is the dance form of Tamil Nadu is false. And number second, the Tagore dance was developed by Rabindranath Tagore is true. Number third, the Flora fountain is located in Madras is false. Number four, the Rukmini Devi Arundale promoted the Bharatnatyam is true. And the Devi Chaudrani was written by Sarat Chand Chatterjee is false. Okay? मैं आप इसको पीडीएफ में भी डाल दूंगी, बट इसको भी आप नोट डाउन कर लेना. एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको राइट द आंसर्स जो है इसके ब्रीफ और आपकी डिटेल में सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिलेंगी. ओके, सो आई होप द ऑल वीडियोज आर अंडरस्टैंडेबल फॉर यू. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.